हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हमने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष के ऊपर तीव्रता की गणना करी थी, फिर उनमें एक संबंध निकाला था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव के ऊपर बल और बलागुण की गणना। भाई कितना बल उसके ऊपर लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा, वो भी दो कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन तो ये कि अगर वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, और दूसरी कंडीशन ये अगर द्विध्रुव आपका असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो। अब समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमान क्या होता है, ये हम लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। अब देखिए, पहले हम करेंगे समान विद्युत क्षेत्र के लिए। तो समान विद्युत क्षेत्र वो होता है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और बीच का गैप समान होना चाहिए। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके ऊपर कोई द्विध्रुव है जो थीटा एंगल के ऊपर रखा हुआ है। किस एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल के ऊपर एक द्विध्रुव को मैंने रख दिया, तो ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, अब आपको पता है कि द्विध्रुव जो होता है उस पर समान परिमाण के चार्जेस होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। परिमाण दोनों का कितना है? क्यू है। और इनके बीच की दूरी जो डी होती है वो बहुत ही कम होती है। भाई हमने द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ी है तो वो यही तो होती है। चलिए, ये बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर निकालेंगे पहले तो बल यानी कि फोर्स, और फिर निकालेंगे बल आघूर्ण जिसे कहा जाता है टॉर्क। क्या कहते हैं बल आघूर्ण को? टॉर्क। और इसका सिंबल होता है ऐसा, टी नहीं है, टी को थोड़ा सा घुमाया है, वो भी उल्टा टी। ठीक है, इस तरफ घुमाया है। आप यानी कि एक तरह से कह दीजिए, जे को जब उल्टा कर देते ना, ऐसे जे लिखते हो तो इसको ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, और ये एक वेक्टर राशि होती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है? वेक्टर लगाया है। चलिए, सबसे पहले निकालते हैं बल। अब हम वापस, पहले भी हम डेरिवेशन करते थे, जब हम क्या करते थे, डायग्राम से ही हम सारी चीजें समझ लेते थे। फिर बाद में तो हमें क्या करना होता था? सिर्फ लिखने का काम होता था। तो ठीक है, पहले हम यहाँ पर समझेंगे और फिर उसको फटाफट से पीछे लिख देंगे। ठीक है, अब थ्योरी तो आप वैसे के वैसे लिखोगे कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसके ऊपर एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव के आवेश का परिमाण Q है और दोनों के बीच की दूरी D है। इतना लिख दोगे। चलिए, अब बात करते हैं माइनस क्यू। माइनस क्यू, अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ली है इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसके अपोजिट होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है QE। अगर ये पॉजिटिव है तो F और E एक ही दिशा में होता है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं ना। और अगर F बराबर माइनस QE है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि F और E अपोजिट है। अब ये तो है E की डायरेक्शन और ये है नेगेटिव, तो बताइए बल किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो इसलिए मैंने बल की डायरेक्शन ली F2 माइनस Q इंटू E2। आया समझ में? और मैंने मान लिया कि इस बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2। ठीक है, चलिए सिमिलरली Q की बात करिए, प्लस Q के कारण F और E एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो F1 कितना होगा? इधर की तरफ, और ये होगा Q इंटू E1। मैंने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1। लेकिन हम तो समझदार हैं भाई, हम E1 E2 क्यों ले रहे हैं? जब समान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसका जो परिमाण होता है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो हम आगे चल के ये लाइन लिखेंगे और फिर लिख देंगे कि E1 बराबर कितना है? E2, और इसको E मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आया हमें क्या क्या करना है। अब देखिए, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम में ये बताइए कि जो बल है F1 और F2 वो क्या एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको? नहीं ना, एक बल इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, यानी कि दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए। क्या बताइए, F1 और जो F2 है उनके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण समान है। अब आप तो कहोगे इसका तो कितना है? माइनस QE2। अरे मैंने बताया था कि जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा ये दीवार लगाइए। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे माइनस E2, तो ये माइनस को क्या कर देगा? पॉजिटिव, और आपको क्या मिलेगा? प्लस का QE2। सिमिलरली इस पे भी मोड लगा के जब परिमाण निकालोगे तो ये भी मिलेगा QE1, वो तो ऑलरेडी प्लस है। अब E1 E2 की बात, तो बताइए E1 E2 तो बराबर है या नहीं? है ना, यानी कि F1 और F2 आपके क्या है? परिमाण में बराबर है या नहीं? है ना, समझ में आया? अब परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो बताइए वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? टोटल जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा नहीं होगा?
होगा, समझ में आया क्यों? क्योंकि परिमाण तो आ गया समान, लेकिन दिशा है क्या? विपरीत। इसीलिए परिणामी जो टोटल परिणामी हम कैसे निकालते हैं? याद करिए अध्यारोपण का सिद्धांत कि भाई हम ऐसे तो निकालते हैं, अगर हमें टोटल परिणामी बल निकालना होता है तो अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसका आएगा F1, इसका आएगा F2 और दोनों की दिशा है विपरीत, सदिश योग कर रहे हैं तो विद डायरेक्शन लेंगे, तो F1 माइनस F2 आएगा, F1 F2 बराबर, तो F बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, यानी कि समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, अगर उसमें आपका कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल आपका कितना होता है? यानी कि बल मतलब टोटल परिणामी बल 0 होता है। ठीक है, और बल 0 होता है तो फिर यहाँ पर एक अलग फैक्टर काम करता है जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, और हम पढ़ेंगे अभी कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो पहले हम बल निकालते हैं, निकालना कैसे है मैंने सिखा दिया। चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए, चित्रानुसार एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण Q और दोनों आवेश के मध्य की दूरी D है। अब द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना हम कर चुके हैं डायग्राम में। चलिए, किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो F बराबर QE। ठीक है, Q प्लस Q आवेश के कारण F1 Q इंटू E, भाई E1 इंटू E रहेगा, माइनस Q के कारण माइनस QE। चलिए, चित्रानुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान है, क्योंकि जब आप मोड निकालोगे तो नेगेटिव किस में बदल गया? पॉजिटिव में, और दिशा में क्या है? विपरीत। तो परिणामी बल आपका कितना आ गया? 0। तो समान जब विद्युत क्षेत्र होता है तो द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? 0 होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब करते हैं बल आघूर्ण की बात। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टॉर्क की बात, और टॉर्क को कैसे लिखते हैं मैंने ऐसे बता दिया है। ठीक है, चलिए, टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि द्विध्रुव जो है उस पर लगने वाला कोई भी जो बल है, F1 हो चाहे F2 हो, उसका तो परिमाण और कार्यकारी बल रेखाओं के मध्य की दूरी का गुणनफल। ये टॉर्क की डेफिनेशन होती है कि बल का परिमाण और कार्यकारी बल रेखा के मध्य की जो दूरी होती है उनका जो गुणनफल होता है वही आपका क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। यानी कि बल F ले लिया, भाई F1 F2 F के बराबर है, F ले लिया, चाहे F1 लिखो चाहे F2, और कार्यकारी जो बल रेखाएं होती है उनके मध्य की दूरी को आघूर्ण भुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आघूर्ण भुजा। अब ये आघूर्ण भुजा क्या होती है? भाई बल का परिमाण तो Q ही है, अभी निकाला ना, F1 हो चाहे F2 हो, इनका मोड कितना था? Q इंटू E, तो ये तो मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए आघूर्ण भुजा। चलिए, डायग्राम पे थोड़ा सा वापस आते हैं और देखते हैं कि आघूर्ण भुजा क्या होगी। देखो, ये होती है आपकी आघूर्ण भुजा। भाई ये आपका थीटा है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जैसे ये आपका R वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है X से, तो ये वाला जो दूरी होती है ये तो होती है R cos थीटा, और ये वाली जो परपेंडिकुलर दूरी होती है ये वाली, ये होती है R sin थीटा, होती है ना। ठीक है, ये R cos थीटा और ये R sin थीटा। सिमिलरली यहाँ बात करिए, ये D है और ये थीटा है, तो बताइए ये तो कितना हो गया? D cos थीटा, और इसके लंबवत जो होगा वो कितना होगा? D sin थीटा। अब कार्यकारी बल रेखाएं होती है ये, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वही होती है कार्यकारी बल रेखाओं के बीच की दूरी। तो बताइए ये कितनी है? ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये D sin थीटा है, तो बताइए ये भी तो D sin थीटा ही होगी ना। तो बताइए आघूर्ण भुजा हमें कितनी मिल गई? D sin थीटा। बस वैल्यू उठाइए और रख दीजिए टॉर्क में। चलिए, वापस से बैक आते हैं। ये रहा, आघूर्ण भुजा कितनी आ गई? D sin थीटा। कैसे आई हम डायग्राम में समझ चुके हैं। चलिए, तो टॉर्क कितना आ गया? बल का परिमाण और D sin थीटा ही आ गया, QED sin थीटा। अब Q और D को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो बताइए ये क्या बन रहा है? ये बल, ये क्या बन रहा है? Q और D, P होता है नहीं होता? होता है, डायपोल मूवमेंट होता है ना, हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू Q इंटू D। तो ये हो गया P, ये E और ये sin थीटा, तो ये आ गया का फॉर्मूला PE sin थीटा, जहां आपका P क्या है? P बराबर है Q इंटू D, QD। सिंपल लिखिए, डॉट मत लगाइए। ठीक है, अब
टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, भाई पी भी वेक्टर ई भी वेक्टर, तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर राशियां हैं उनके बीच में साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, उनके साथ पे अगर साइन थीटा आता है तो उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस। और अगर डॉट होता है तो कॉस आता है, होता है ना, पता है ना। जैसे ए डॉट बी की मैं बात करूं तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, अगर बीच में डॉट है तो कॉस आएगा। और अगर ए क्रॉस बी की बात करूं तो ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब इन दोनों तल के लंबवत डायरेक्शन। अभी हम देखेंगे कि टॉर्क की भी क्या होगी। चलिए, तो ये हो गया पी साइन थीटा हो गया, ठीक है। और अब चाहो तो यहाँ पे एन कैप भी लिख सकते हो आप। पी साइन थीटा को पी क्रॉस ई यहाँ से लिख दिया, पी क्रॉस ई, तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, पी क्रॉस ई। अब इसकी डायरेक्शन निकाले, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी और ई दोनों के लंबवत जो तल होगा उसकी दिशा में आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होती है। ये एन कैप यही तो बताता है कि इन दोनों के तल के लंबवत जो तीसरा तल होगा उसी में ही इसकी डायरेक्शन होगी ना। तो अब टॉर्क की देखो, ई की डायरेक्शन ऐसे हमने ली है, पी की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऐसी जा रही है। तो बताइए इन दोनों तल के लंबवत जो तल होगा वो नीचे की तरफ होगा ना, और उसी में कौन सी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो ये हो गई आपकी टॉर्क की डायरेक्शन। तो आपको समझ में आया टॉर्क कितना आ गया, पी क्रॉस ई या फिर पी साइन थीटा एन कैप। चलिए, जहाँ पी क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है, क्यू डी, क्यू क्या है, आवेश का परिमाण, डी क्या है, दोनों आवेश के मध्य की दूरी, ई क्या है, द्विध्रुव की विद्युत तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र, और थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और जो द्विध्रुव आघूर्ण है क्यू उसके मध्य का कोण। आया समझ में। चलिए, अब ये तो हमने कब किया, जब हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है। अब जरूरी है क्या कि जो आपका जो डायपोल होता है वो हमेशा समान विद्युत क्षेत्र में हो, अगर असमान में हो गया तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। भाई असमान होगा तो क्या होगा। अब देखिए, असमान से पहले हम एक केस कर लेते हैं। भाई हमने एक फॉर्मूला निकाला है ना टॉर्क का, क्या निकाला है, पी ई साइन थीटा। तो पहले इसके केस कर लेते हैं। भाई थीटा बराबर 0 होगा कि थीटा बराबर 90 होगा कि थीटा बराबर 60 हो, कुछ भी आपको दे दे भाई क्वेश्चन। चलिए, हम दो स्पेशल केस करते हैं। जब द्विध्रुव आघूर्ण पी और विद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो, यानी कि पी और ई एक ही दिशा में हो, यानी कि इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ये रे पी की दिशा और ये रे ई की दिशा। बताओ दोनों एक ही दिशा में है या नहीं। और जब एक ही दिशा में है तो दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 0 होगा नहीं होगा ना। ये 0 एंगल ही तो भाई पी भी इसी दिशा में और ई भी इसी दिशा में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। जब 0 है तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 आपका होता है 0। साइन 0 बराबर कितना होता है, 0। पता है ना, ये साइन थीटा साइन कोस टेन की जो वैल्यूज 30 डिग्री पर कितनी होगी, 0 पर कितनी होगी, 60 पर कितनी होगी। देखो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको थीटा की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, 60 दे दे, 90 दे दे, ठीक है, 30 दे दे, 45 दे दे, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स की बुक में आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। बाकी जब हम इस जो ये चैप्टर है आपका फर्स्ट, इसके न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ के साथ में इनकी वैल्यूज़ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी टैली कर लीजिएगा, नहीं तो मैथमेटिक्स की बुक में भी आपको ये वैल्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगी और आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। चलिए, साइन 0 0, तो बताइए टॉर्क कितना आ गया, 0। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, वो ये कि अगर आपका द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होता है तो बल आघूर्ण आपका कितना होता है, 0 होता है। बल तो 0 है ही, बल आघूर्ण भी क्या है, 0, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आपका द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। चलिए, इसका डायग्राम कैसा होगा, बना लीजिएगा अगर आप लोग ये डायग्राम बनाना चाहें। अब की बार ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये बीच की दूरी डी। अब देखिए ई तो ये रहा और पी ये रहा, बताओ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अब इस कंडीशन में बताइए थीटा कितना हो गया, 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो बताइए टॉर्क कितना आ गया, ओनली पी ई। और बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी, होगी। तो अगर आपका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ऐसे हो,
तो आपका बल आघूर्ण कितना होता है, PE होता है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आया समझ में इसके दोनों केस। अब एग्जाम में हो सकता है आपको थीटा की वैल्यू 60 दे दें, तो फिर आपको पता होना चाहिए साइन 60 कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज रख के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, भाई समान तो पढ़ लिया, अब अगर असमान विद्युत क्षेत्र आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ ही नहीं करेंगे, हमें तो पता है बल निकालना है। बल समान आ रहा है तो घटाना तो है ही, दिशा देख लेंगे, दिशा अगर असमान है तो घटा देंगे, दिशा समान है तो जोड़ देंगे, हमें तो वही फंडा आता है। चलिए, ये असमान विद्युत क्षेत्र है या नहीं? यहाँ ई का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ बहुत कम, ठीक है, तो असमान है। असमान विद्युत क्षेत्र की खासियत क्या होती है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं कि असमान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जो कहीं E1 होगा, कहीं E2 होगा, कहीं E3, कहीं E4, ठीक है। चलिए, वही हमारा जो द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये देखिए। चलिए, अब इसके कारण बल ऑब्वियसली E की डायरेक्शन में लगेगा, प्लस Q है तो Q इंटू E1। अब की बार मैंने E1 लिया है, वहाँ भी लिया था लेकिन हमने वहाँ E1 E2 को बराबर कर दिया था क्योंकि विद्युत क्षेत्र समान था। यहाँ असमान है इसलिए E1 E2 बराबर नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्शन F2 की वजह से इसमें और E2, लेकिन यहाँ पर मोड E1 नॉट इक्वल्स टू मोड E2। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है? असमान है। चलिए, जब असमान है तो टोटल परिणामी बल, ये इस डायरेक्शन में, ये इस, भाई अपोजिट तो जा रहे हैं दोनों बल, लेकिन इनका परिमाण समान नहीं है। तो चित्रानुसार वापस से आपको वही थ्योरी लिखनी है कि असमान विद्युत क्षेत्र है, थीटा कोण के ऊपर एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल के ऊपर आवेश Q है, मध्य की दूरी D है, और दोनों आवेश पर पहले F1 निकाल लिया, फिर F2 निकाल लिया। दोनों आवेश दिशा में, दोनों आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ लिखोगे दोनों आवेश पर लगने वाला बल, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाला बल दिशा में विपरीत है या नहीं? अतः परिणामी बल क्या होगा? F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू रख दो, F2 की रख दो। भाई हम यहाँ पे ये मोड लेके चल रहे हैं इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया, और आप वेक्टर लगाते हो तो फिर आपको ऐसे मोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगे QE1 माइनस QE2, E1 E2 यहाँ पे क्या है? बराबर नहीं है। मोड E1 नॉट इक्वल्स टू मोड E2, इसीलिए ये घटेंगे या कटेंगे नहीं। तो आपके पास है, बताइए F0 आया आपकी बार? नहीं ना। तो इसीलिए असमान जो विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें रखें द्विध्रुव के ऊपर टोटल जो बल होता है वो 0 नहीं होता है। चलिए, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे होंगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए, दो आवेश हैं 1000 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्या है? 1000 माइक्रोकूलम, और इसके आगे लगा रखा है प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या है आपका? माइनस है। और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 2 mm दूरी पर। और एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। भाई करेंगे, समान परिमाण के आवेश है और दिशा में क्या है? विपरीत है, या सॉरी प्रकृति में क्या है? विपरीत है। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, बोल रहा है अगला कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? समान है। और सपोज अगर वो ये विद्युत क्षेत्र वाली लाइन नहीं भी देता है कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो न्यूटन बटे कूलाम किसकी यूनिट होती है? विद्युत क्षेत्र की। तो इसीलिए हम यूनिट पढ़ते हैं ताकि हम यूनिट देख के ये पहचान सके कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है वो किसकी है, ठीक है। इसीलिए हमें यूनिट पता होनी चाहिए। और कितने एंगल पर रखे हुए हैं? 30 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। वो बोल रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए, वो सिर्फ आपसे बल आघूर्ण पूछ रहा है, लेकिन सपोज करिए वो ये भी पूछता है कि बताइए इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर समान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसके ऊपर लगने वाला टोटल जो बल होता है वो तो 0 होता है। तो आप यहाँ से भी इसको निकाल के बता देते, पहले F1 निकालते, F2 निकालते, फिर टोटल मोड F क्या होता है? F1 माइनस F2। F1 F2 के परिमाण बराबर आते, क्यों? क्योंकि Q भी बराबर है और E भी बराबर है या नहीं? तो टोटल बल आपका कितना आ गया? टोटल जो बल है वो तो कितना आ गया? 0। अब करते हैं बल आघूर्ण की गणना, और बल आघूर्ण कितना होता है? PE sin थीटा। चलिए, पहले तो वही फंडा
जितनी भी यूनिट्स है उनको एक ही पद्धति में लेके आइए। Q है 1000 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो इसको 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया और जब इसको सॉल्व किया तो 10⁻3 कुलाम, ये SI में आ गया। E आपका ऑलरेडी SI में दे रखा है, न्यूटन और कुलाम SI की यूनिट होती है। चलिए थीटा आपका दे रखा है 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि थीटा तो 30 डिग्री है, SI में तो हम रेडियन लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, हमें यहाँ थीटा थोड़ी यूज़ करना है, हमें तो वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। और ये जो पूरी वैल्यू होती है ये कांस्टेंट राशि होती है, होती नहीं होती भाई, इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू निकल गया कि 1, 1/2 कुछ भी जो भी आएगी, तो इसीलिए आप इसको रेडियन में लो चाहे डिग्री में ले लो। भाई हमें डिग्री में वैल्यूज़ पता है इसलिए हमने डिग्री में रख लिया, तो इसको ज़रूरत है ही नहीं। चलिए D 2 मिलीमीटर, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं, तो ये आ गया 2 × 10⁻³ मीटर। तो बताइए टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। P कितना होता है? अब आप कहोगे P तो दे ही नहीं रखा। अरे P नहीं दे रखा तो क्या हुआ, हमें पता है P कितना होता है, Q × D। Q और D, बताइए Q और D की वैल्यू है या नहीं? ये तो रही D, Q की भी दे रखी है, ये रख दिया। ये Q की वैल्यू, ये D की वैल्यू और ये E की वैल्यू और ये साइन 30। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये वैल्यूज़ एटलीस्ट 180 डिग्री तक साइन थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। बाकी इनके जो अपोजिट होता है ना, कोसेक वगैरह सेक वगैरह, ये तो 1/, करके निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो टॉर्क की जब आपने इसको सॉल्व किया तो टॉर्क की वैल्यू निकल के आई 15 × 10⁻⁻2 न्यूटन × मीटर। अब आप कहेंगे हमने तो टॉर्क की यूनिट ही नहीं पढ़ी, आपने कैसे लगा दी? अरे अब आप इतना पढ़ने के बाद 12th क्लास में आ गए हो, इंटेलिजेंट हो गए हो कि यूनिट अगर बाई चांस हम किसी चीज़ की नहीं भी निकाले तो आप निकाल सकते हो। कैसे? टॉर्क क्या था? बल इंटू आघूर्ण भुजा था या नहीं भाई? बल का परिमाण और आघूर्ण भुजा था या नहीं भाई? आघूर्ण है तो भुजा ही, और भुजा हम किस में लेते हैं? दूरी में। तो इसकी तो हो गई मीटर, बल की हो गई न्यूटन, तो न्यूटन × मीटर किसकी हो गई? बल आघूर्ण की यूनिट हो गई। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुन लीजिए। आपका होमवर्क है आपको टॉर्क की विमा निकालनी है कि बल आघूर्ण की जो विमा होती है वो कितनी होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। विमा निकालना आपको आता है, पहले बल की निकालना, F = ma करके। बल आघूर्ण दूरी है, दूरी की तो L होती है, बस दोनों की विमा रख दीजिएगा, विमा निकल जाएगी। तो ये मात्रक और ये विमा ले जाके जहाँ हमने टॉर्क शुरू किया था ना आर्टिकल में, जहाँ से हमने टॉर्क पढ़ना शुरू किया था, वहाँ पर उसके फॉर्मूले के बाद आप टॉर्क की विमा और टॉर्क का मात्रक वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ से टॉर्क की विमा इतना, इसका टॉर्क का मान आ गया। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ ही आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे कि जो आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ जो टिपिकल है या थोड़े अलग है उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी विद सॉल्यूशन आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, लगातार न्यूमेरिकल करते रहिएगा, ताकि हमें फिजिक्स सिर्फ पढ़नी ही नहीं है, समझनी भी है, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट देखना बहुत बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप अगर 10 में से अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना खुद से, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा हाँ मुझे फिजिक्स समझ में आने लग गई है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।